सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेबस को, तो देखिए जो आपका सिलेबस है यानी कि पाठ्यक्रम है, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है संप्रेषण यानी कि शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य जानने के बाद हम आएंगे संप्रेषण पर। सबसे पहला आपको जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा संप्रेषण। संप्रेषण होता क्या है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि संप्रेषण होता है दो व्यक्तियों के बीच की आपस में वार्तालाप, जिसे हम कह सकते हैं कन्वर्सेशन। ठीक है, यानी कि आप अपनी भावों को विचारों को सामने वाले को प्रकट कर रहे हैं और सामने वाला अपने भाव विचारों को आपसे प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो संप्रेषण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, संप्रेषण के कितने घटक होते हैं। जैसे आप कुछ बोल रहे हो, आप शिक्षक हो, शिक्षक के तौर पर कुछ बोल रहे हो और यहाँ पर आपको ढेर सारे स्टूडेंट मिल रहे हैं बैठे हुए। ठीक है, तो आप इनको कोई भी सूचना बता रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, तो आप कैसे बोल रहे हो, उसको अपने मुख के माध्यम से बोल रहे हो ना, अपने मुख के माध्यम से आप बच्चों को बता रहे हो। तो यहाँ पर आप इतने सारे बच्चों से संप्रेषण स्थापित कर रहे हो। ठीक है, फिर अगर इन बच्चों को कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो वो आपसे पूछेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसके घटक या कारक जो होते हैं वो भी एग्जाम में पूछता है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, प्रभावी संप्रेषण के क्या तरीके हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, यानी कि आप कितने अच्छे से अपनी बातों को सामने वाले को कह रहे हैं कि सामने वाला आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। ये भी क्या, संप्रेषण भी एक प्रकार से एक कला है कि कितने अच्छे से आप दूसरे अपने सामने वाले को अपनी बातों को बता रहे हैं। और अगर आप अच्छे से बताने में समर्थ हैं तो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा, और अगर अच्छे से आप बता ही नहीं पा रहे हैं तो सामने वाला सुनने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इस तरीके से संप्रेषण टॉपिक है। फिर है शिक्षण के सिद्धांत। तो शिक्षण के सिद्धांत ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षण के जितने भी थियरीज हैं यहाँ पर टीचिंग की, बहुत जरूरी है आपको अच्छे से समझना कि जितने भी सिद्धांत हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करके सीखने का सिद्धांत, यानी कि जितना हम कोई चीज प्रैक्टिस करके सीखते हैं, जैसे कि साइंस हुआ, साइंस हम इतना प्रैक्टिस करके सीखते हैं कि साइंस सब्जेक्ट जो है हमारा, चाहे हिस्ट्री, चाहे हमारा बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, इसमें हम इतना प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल के थ्रू हम चीजों को समझ लेते हैं, करके देख लेते हैं, जिसकी वजह से हम उनको भूलते नहीं है। तो शिक्षण के सिद्धांतों में सबसे पहले करके सीखने का सिद्धांत है। फिर प्रेरणा का, कोई भी चीज करने के लिए प्रेरणा तो होनी ही चाहिए, तो प्रेरणा का सिद्धांत भी होना बहुत जरूरी। रुचि का सिद्धांत, कोई भी काम में अगर हमारा मन ही नहीं लग रहा है, अगर मन ही नहीं लग रहा है तो हम वो काम कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए रुचि का सिद्धांत भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ऐसी कौन से तरीके अपनाएं, ऐसी कौन सी चीजें अपनाएं जिससे बच्चे की रुचि हो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, तो ये है रुचि का सिद्धांत। फिर है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। कोई भी काम हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य, तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अपना जीवन में अपना अच्छा एम डिसाइड किया है कि हाँ हमें यहाँ पहुंचना है, ये करना है, ये पाना है, तो एक उद्देश्य होता है। नियोजन का सिद्धांत, कितने अच्छे से हम कोई भी काम प्लानिंग के तहत आगे बढ़ते हैं, आगे करते हुए उसको पढ़ते जाते हैं। फिर है चयन का सिद्धांत। ठीक है, चयन का सिद्धांत यानी कि कैसे हम कौन कौन सी चीजों का चयन करें, या कौन कौन से टॉपिक्स को हम इतने अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं जिससे वो उनके दिमाग में बैठ जाए। और ये चयन का सिद्धांत हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम बच्चों को क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस सिद्धांत के बारे में जानना। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि अगर एक कक्षा में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चे सेम तो होंगे नहीं, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत भी हमें समझना होगा ताकि हम इन सारे बच्चों के व्यवहार को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से पढ़ा पाए। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पर है लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि लोकतंत्रीय व्यवहार होना भी चाहिए क्लास में। फिर है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत मतलब यही है कि जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको किस प्रकार से हम उसके दैनिक जीवन में उसको उपयोग, जैसे कि बच्चा अगर गया है दुकान पर कुछ खरीदने कर, उसकी माँ ने उसको 10 रुपए दिए हैं तो वो 5 रुपए की अगर कचरी खरीद रहा है तो 5 रुपए की वो टॉफी खरीद लिया, तो ये 5 उसके टोटल 10 रुपए हो गए। तो जो कक्षा में हमने 5 और 5 बच्चे को जोड़ करके बताया था 10 होता है, इसका उपयोग वो अपने घर में कर रहा है या अपने आसपास सामान खरीद रहा है तो इसका उपयोग कर रहा है, यानी कि जीवन से संबंध स्थापित कर रहा है। जो वो सीख रहा है स्कूल में उसको जा करके वो अप्लाई भी कर रहा है अपने आसपास की दुनिया में या अपनी व्यक्तिगत दुनिया में। आवृत्ति का सिद्धांत, यानी कि आप सभी को पता है बच्चा कितना भी अच्छा हो पढ़ने में, कितना भी ब्रिलियंट हो, लेकिन कुछ चीजें बच्चों को भूल जाती हैं तो उसका पुनः आवृत्ति भी करवाना चाहिए।
फिर है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, फिर है विभाजन का सिद्धांत। तो मनोरंजन का सिद्धांत क्यों दिया? क्योंकि कक्षा में अगर मनोरंजन नहीं होगा तो बच्चे बोर होने लगेंगे। तो बहुत अच्छे से ये सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा सिलेबस और आपको अच्छा लग रहा होगा इस विषय के बारे में जानने में आपको क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाकई में बहुत अच्छा है। फिर है शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र हमारे लिए जानना बहुत जरूरी। सरल से जटिल की ओर, यानी कि सबसे पहले बच्चों को हम आसान चीजें पढ़ाते हैं, जैसे कि हम बच्चों को पहले जोड़ बताते हैं। जब हम बच्चों को जोड़ बता देते हैं तो फिर बच्चों को हम क्या करते हैं, हम उनको गुणा बताते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप, गुणा जो है ये जोड़ की ही क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो ये जब हम बच्चों को जोड़ सिखाए रहेंगे तो बच्चों के लिए गुणा करना क्या होगा, इजी होगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिर वही चीज है कि जो बच्चों को पता है उसी से हम, जो नहीं पता है उसको हम उनको बताएंगे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल का मतलब कि जो चीजें दिखाई दे रही हैं उनके बारे में बताते हैं। फिर जो नहीं दिखाई दे, जैसे कक्षा में जो चीजें बच्चों को दिख रही हैं, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक, दरवाजे, खिड़कियां, मेज, कुर्सी, बेंच, सब दिख रहा है। और जो नहीं दिख रहा, अगर हम उसके बारे में बच्चों से डिस्कस करेंगे तो यही हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीजें दिख रही हैं पहले उनके बारे में बात कर लिया है, फिर जो नहीं दिख रही है उनके बारे में बात किया जाए। तो स्थूल का मतलब होता है मूर्त। ठीक है, मूर्त यानी कि जो दिखाई दे। सूक्ष्म मतलब जो दिखाई ना दे। फिर है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, जैसे बच्चों को जब हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ाते हैं या किसी पेड़ के बारे में पढ़ा रहे तो उस पेड़ का चित्र पहले दिखा देंगे, फिर उसके हम एक एक अंग के बारे में कि यहाँ पर जड़ होता है, यहाँ पर तना होता है, यहाँ पर फल लगे हुए हैं, यहाँ पर पत्तियां हैं। तो हम इन सब के बारे में बाद में बात करते हैं, यानी कि पहले पूर्ण रूप से उस वस्तु को दिखा देते हैं, उसके चित्र को दिखा देते हैं। फिर उसके एक एक अंग के बारे में बात करते हैं। फिर है अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी हम पढ़ेंगे। फिर है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। वही चीज हो गई कि जो चीजें हमें दिख रही हैं पहले उनके बारे में बात करेंगे, फिर जो नहीं दिख रही है उनकी ओर आएंगे। फिर विशिष्टता से सामान्य की ओर। विशिष्टता से सामान्य की ओर यानी कि उदाहरण से नियम की ओर, इसको आप कह सकते हो, जिसमें बच्चों को पहले हम उदाहरण देते हैं, फिर उसका एक सामान्य नियम बना देते हैं। फिर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो इसमें हम किसी भी घटना के बारे में हम पहले एक संश्लेषण बनाते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स को जोड़ते हैं, फिर उसका हम संश्लेषण करते हैं, फिर एक निष्कर्ष पर आते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। फिर है अनुभव से युक्ति युक्त तर्कपूर्ण की ओर। और फिर है प्रकृति का अनुसरण। और इसके बाद आते हैं शिक्षण की प्रविधियां। शिक्षण के जो मेथड्स होते हैं जिनका प्रयोग करके हम बच्चों को आसानी से पढ़ा पाते हैं। तो सबसे पहले है प्रश्नोत्तर विधि। तो कक्षा में जब कोई भी कहानी, कविता, हम कुछ भी पढ़ाते हैं तो उसके पीछे चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, प्रश्नोत्तर दिए होते हैं, जो इनको हम पूछ करके बच्चों से पता लगाते हैं कि उन्हें कितने अच्छे से वो चैप्टर लर्न हुआ है। फिर विवरण प्रविधि का प्रयोग करेंगे, वर्णन प्रविधि का, व्याख्यान प्रविधि का। व्याख्यान प्रविधि का यूज हम क्लास 1 to 5 में नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, तो व्याख्यान करेंगे, लेक्चर देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी कथन विधि, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है प्राइमरी कक्षाओं में, क्लास 1 to 5 में। निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि और भ्रमण प्रविधि। इसके बाद है शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। बाल केंद्रित शिक्षण, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, सहभागी शिक्षण और फिर है दक्षता आधारित शिक्षण। इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद आते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब सिंपल सा ये है कि बालक को केंद्र में रख करके बालक का जो मनोविज्ञान है वो किस प्रकार का, उसका व्यवहार किस प्रकार का है, वो कितना सीख सकता है या कितना उसका जो माइंड है वो डेवलप हुआ है, उसी के अनुसार हम बच्चे का सिलेबस बनाएं और उसी के अनुसार बच्चे को पढ़ाएं। यही होता है बाल केंद्र, यानी कि बालक को केंद्र में रख करके हम शिक्षण उसको पढ़ाएं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए उपचारात्मक शिक्षण, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी आपको उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है और एग्जाम में पूछता बार बार है। बहुकक्षा और बहुस्तरीय शिक्षण क्या होता है? तो बहुकक्षा बहुस्तरीय में हम कह सकते हैं कि जैसे क्लास 1 to 5 तक का कक्षा है और इसमें सारे के सारे बच्चे जो होते हैं, सारे के सारे, अगर 5 टीचर नहीं उपलब्ध है, अगर 2 ही टीचर है कक्षा में, तो हो सकता है कोई टीचर 3 क्लास पढ़ा रहा हो, कोई 2 क्लास पढ़ा रहा हो इसमें से। तो अगर एक ही कक्षा में कई कक्षा के बच्चे बैठे होते हैं तो वो बहुकक्षा शिक्षण कहलाती है। और एक ही कक्षा में अगर अलग अलग स्तर के बच्चे, जैसे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी के बच्चे बैठे होते हैं तो वो बहुस्तरीय शिक्षण होता है।
ठीक है। इसके बाद देखिए शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग और उसके आधारभूत कौशल, ये एग्जाम में पूछता भी है। तो सूक्ष्म शिक्षण का क्या अर्थ होता है, आवश्यकता एवं महत्व एवं प्रकार पढ़ेंगे हम। शिक्षण कौशल का अर्थ पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, सो उदाहरण स्पष्टीकरण तथा दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, पुनरावृत्ति कौशल, शिक्षण में एक से अधिक कौशलों गतिविधियों का समावेशन। फिर है अपेक्षित अधिगम स्तर, तो संकल्पना अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम के पुनर्बलन में महत्व। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री, तो शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ आवश्यकता एवं महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार या वर्गीकरण, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। तो आप सभी को पता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से बच्चों को सब्जेक्ट को पढ़ाना, उनको कोई भी टॉपिक समझाना आसान हो जाता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करके हम बच्चों को आसानी से पढ़ा पाते हैं और बहुत ही कम समय में, समय भी कम लगता है, क्योंकि हम जब अलग अलग प्रकार से जब हम टीएलएम का प्रयोग करके पढ़ाते हैं तो वो जो ज्ञान होता है बच्चों का वो अस्थायी होता है और कहीं ना कहीं क्लास में समय की भी बचत होती है। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार कितने होते हैं, तो देखिए इंद्रिय जनित अधिगम कराने हेतु विभिन्न पदार्थ, वस्तुएं, क्रियाएं एवं स्पर्श सूचना। ठीक है, देखिए इसके बाद तो दृश्य सामग्री में अगर देखें तो हम देखने वाले में प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रय सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री यथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किट, जिसमें गणित किट, विज्ञान किट, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री, शिक्षक संदर्शिका, ये सब चीजें हमें मिलती हैं। फिर है प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं जैसे कि जड़ें, बीज, सीके, पत्तियां, टहनियां, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि। अब श्रव्य सामग्री में टेन रिकॉर्डर, ऑडियो, सीडी, कैसेट प्लेयर, रेडियो आदि। फिर दृश्य एवं श्रव्य सामग्री कंप्यूटर, टेलीविजन, डीवीडी, वीडियो, सीडी। उसके बाद उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या विशेषताएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो किस तरीके का होना चाहिए, तो बिना लागत के अगर प्राप्त हो, जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियां हुई या कंकड़ पत्थर हुए, इन सब से जब हम कोई शिक्षण अधिगम सामग्री बनाते हैं तो वो बहुत कम लागत के या बिना लागत के बन जाती है। फिर है अल्प लागत, यानी कि अगर लगे भी पैसा तो कम से कम पैसे लगे, ऐसे सामग्री का निर्माण हम करें, ऐसे शिक्षण सहायक सामग्रियों का निर्माण करें। बहुउद्देश्य सामग्री तथा एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों प्रकरणों में प्रयोग, विषयवार पाठ्य वस्तु के अनुरूप शैक्षिक उपयोगिता, बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप, कक्षा व्यवस्था के अनुसार सामग्री का आकार प्रकार, शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग तथा रख रखाव में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आप सभी को पता है कि स्कूल में जो भी सामग्री आती है उसको सही से रखना, सही से उसका रख रखाव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सही से नहीं रखते हैं जिससे उसमें दीमक लग जाते हैं या फिर वो सीलन लग जाती है, जिससे कि वो सहायक शिक्षण सामग्री इतनी मेहनत से जो बनाई गई होती है वो बेकार हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका यहाँ पर सेकंड पेपर का पूरा सिलेबस जान करके बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सिलेबस अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। दोस्तों क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, और आपके थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के सिलेबस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। क्लास को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए और क्लास को देखते रहिए। और फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि आपका जो बाल विकास है इसके पूरे के पूरे सिलेबस की लिंक आपको मिल जाएगी और सारे के सारे जो क्लासेस मैं पढ़ा रही हूँ क्लासेस की भी लिंक आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। क्लास को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए और सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।